सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओवरऑल रैंकिंग पूछ रहे हैं, मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की 2023 के लिए, और इसे जारी कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय। और हमारे शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और पहली बार इस मंत्रालय ने इस रैंकिंग को जारी किया था 2016 में। तो आप कह सकते हो इस बार ये इसका 8वां संस्करण है। तो अलग अलग कैटेगरी में बात करें उससे पहले ओवरऑल रैंकिंग में हम बात करते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट भी रहेगी। आईआईटी मद्रास इसमें टॉप पर है, सेकंड पे आईआईएससी बेंगलुरु है और तीसरे पे है आईआईटी दिल्ली। वैसे तो अलग अलग कैटेगरीज है, 10-12 कैटेगरीज है, सारी आपको याद नहीं रखनी, 2-4 इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। जैसे कि यूनिवर्सिटी कैटेगरी में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी रही है? तो आईआईएससी बेंगलुरु। वहीं बेस्ट इंजीनियरिंग में बात करेंगे तो आईआईटी मद्रास टॉप पर है। बेस्ट कॉलेजेस की कैटेगरी में बात करोगे तो मिरांडा हाउस दिल्ली, ये टॉप पर है। मैनेजमेंट कैटेगरी में बात करोगे तो आईआईएम अहमदाबाद टॉप पर है। तो ये कुछ कैटेगरीज आप ध्यान रखना, और एक ओवरऑल कैटेगरी जरूर याद रखना, उसमें आईआईटी मद्रास टॉप पर है। अच्छा, इसी से संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। देखो, ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये देश के इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग करता है, और अभी इसी के आधार पर या इसी के तर्ज पर अपने राज्य के कॉलेजेस की रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? ये प्रश्न है। तो आंसर होगा केरला। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नाम की बुक को किसने लिखा? के गोपाल कृष्णन ने। तो अभी के गोपाल कृष्णन ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम। तो ये जो बुक है इसमें कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की एक झलक दिखाई गई है। मतलब जो कथकली नृत्य है उसके पीछे कलाकारों की कितनी मेहनत होती है उसके बारे में बताया गया है। वैसे कथकली ये किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आंसर होगा केरल का। अभी रस्किन बॉन्ड ने एक बुक लिखी है द गोल्डन ईयर्स। डॉक्टर मनोज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम से बुक लिखी, और शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ये नाम न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सूरीनाम। सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का एक देश है, और अभी इसके राष्ट्रपति ने, सूरीनाम के राष्ट्रपति ने अभी जून 2023 में ही हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। और इस तरह से ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। एक्चुअली में अभी द्रौपदी मुर्मू जी ये सूरीनाम की यात्रा पर थी और वहीं पे उन्हें ये सम्मान मिला। अच्छा, मैंने कहा सूरीनाम के राष्ट्रपति ने ये सम्मान दिया हमारे राष्ट्रपति जी को। तो सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? ये प्रश्न आया होगा ना मन में। तो उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। हमने कहा सूरीनाम ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। कैपिटल इसकी क्या होती है? पारामारिबो। करेंसी है सूरीनाम डॉलर। ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशियाई में क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यह है यूपीआई, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो इसका दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय ये स्थापित किया गया है नई दिल्ली में, जिसका काम क्या होगा? इस क्षेत्र में विकास, सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करना। वैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का काम क्या है? पूरे विश्व में डाक सेवा के लिए जिम्मेदार है ये यूनिट। तो इसका काम भी यही होता है, पूरे विश्व में डाक सेवा को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना की बात करोगे तो 1874 में बर्न की संधि में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में ही है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। तो याद रखना, इसका साउथ एशिया का कार्यालय ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और इसी तरह से आप याद रख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय भी ये कहाँ स्थापित हुआ था? नई दिल्ली में ही। तो इस एक प्रश्न से इन दोनों प्रश्नों को आप आपस में लिंक करके याद रख सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर बताइए, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात।
IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये IUCN काम करता है। और 2025 में इसका जो विश्व संरक्षण कांग्रेस सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। जून महीने में होगा ये 2025 में, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। और ये जो बैठक है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हर 4 साल में एक बार होती है। तो 2025 वाली तो आपने कहा यूनाइटेड अरब अमीरात में होगी, और इससे 4 साल पहले यानी कि 2021 में ये हो चुकी है। कहाँ पे? फ्रांस में हो चुकी है। IUCN की बात करें, इसकी स्थापना होती है 1948 में। हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और आपने सुना होगा रेड डेटा बुक के बारे में, उसको IUCN के द्वारा ही जारी किया जाता है। और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें, अभी काफ़ी न्यूज़ में है। अभी मशीन कैन सी समिट 2023 का आयोजन हुआ था यहाँ पे। और I2U2 की पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक 2023 में हुई यूनाइटेड अरब अमीरात में ही। ये नया ग्रुप है ना I2U2। कौन कौन से देश है इसमें? इजराइल है, इंडिया है, USA है और यूनाइटेड अरब अमीरात है। इस साल COP28 का आयोजन भी कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। और 2023 से लेकर 2027 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता ये भी है यूनाइटेड अरब अमीरात के पास में। और अगले 4 सालों के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यूनाइटेड अरब अमीरात के डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को ही। तो अब आप देख सकते हो यूनाइटेड अरब अमीरात काफ़ी न्यूज़ में है। तो इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। और यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी की बात करोगे तो दिरहम है, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में सुलोचना लाटकर का निधन हो गया। वे क्या थी? अभिनेत्री थी। तो हिंदी और मराठी फिल्मों की अभिनेत्री थी सुलोचना लाटकर, और अभी इनका निधन हो गया। वे महाराष्ट्र से थी। उन्हें 1999 में पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और 2009 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, अभी एक और अभिनेता का निधन हो गया। उनका नाम है गुफी पेंटल। आपने जो पुरानी वाली महाभारत देखी होगी, BR चोपड़ा की महाभारत, उसमें जो शकुनी का रोल जिसने किया था ना, उनका नाम था गुफी पेंटल। और अभी उनका निधन हो गया। उन्हें 2001 में पद्मश्री मिल चुका था। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी सलीम दुर्रानी का निधन हुआ था। वे अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे। और इंटेल के सह संस्थापक का निधन हो गया। उनका नाम था गॉर्डन मूर। अभी पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। महात्मा गांधी जी के पोते का निधन हो गया, उनका नाम अरुण गांधी था। और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया। वे तमिलनाडु से थी। अभी 2023 में पद्म भूषण भी मिला उनको। और इसी तरह से दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखना, ORS का जनक उनको कहा जाता था। पद्म विभूषण मिला अभी उनको। और एक डॉक्टर BV दोषी, बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी, अभी 2023 में पद्म विभूषण मिला उनको। वे आर्किटेक्ट थे और प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 2018 में मिला था। अभी 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल उनको मिला था, लेकिन निधन हो गया अभी उनका। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था नीलमणि फूकन ने, उनका भी निधन हो गया। असमिया कवि थे वो। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अभी 4 जून 2023 को हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने जम्मू के भद्रवाह में 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया। और उन्होंने डोडा जिले में भद्रवाह को भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान भी बताया। आपको बता दूं, ये जो फेस्टिवल है ये 2022 में ही हमने मनाना शुरू किया। 2022 में पहली बार मनाया था, तो इस बार ये हम दूसरी बार मना रहे हैं। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि बैंगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो आंसर होगा लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से। और इसके लिए जिम्मेदार है CSIR का अरोमा मिशन। अच्छा, CSIR की बात करते हैं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना होती है इसकी 1942 में, और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो। और महासचिव है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, कुछ समय पहले ही बनी थी ये। और फेस्टिवल की बात है तो मुझे बताओ, सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। लोसर फेस्टिवल होता है लद्दाख में। एक हरेला उत्सव होता है उत्तराखंड में होता है। और हरेली त्योहार होता है छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखना दोनों। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में चेरचेरा फेस्टिवल भी होता है। चलो यूं बताओ, भूमचू फेस्टिवल कहाँ पे होता है? भूमचू फेस्टिवल
सिक्किम में होता है। और लूसोफोन फेस्टिवल होता है गोवा में। वांगला फेस्टिवल हमने मनाया था कहाँ, मेघालय में। और शंघाई उत्सव होता है मणिपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अभी हमने मनाया, इनको ध्यान रखना, न्यूज़ में थे ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पुरुष वर्ग में फीबा 3x3 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा सर्बिया ने। फीबा की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। तो यहाँ पे हम बास्केटबॉल खेल की बात कर रहे हैं, तो याद रखना फीबा 3x3 वर्ल्ड कप 2023 ये हुआ कहाँ पे? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में हुआ। और पुरुष वर्ग की बात कर रहे हैं तो सर्बिया विजेता रहा। किसे हराया या उपविजेता कौन है? अमेरिका है। टोटल 8 संस्करण हो चुके हैं, जिनमें से 6 जीत चुका है सर्बिया। जबकि महिला वर्ग में अगर बात करोगे तो विजेता अमेरिका है। अमेरिका ने हराया है फ्रांस को। अब सर्बिया के आप कहोगे कि कैपिटल करेंसी क्या होती है, तो सर्बिया की कैपिटल होती है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल जो इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है ये कहाँ पे होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। 2023 में फीफा अंडर 20 विश्व कप कहाँ पे होगा? अर्जेंटीना में होगा। ये पहले इंडोनेशिया में होने वाला था, ये ध्यान रखना। वेन्यू चेंज हो गया तो ये पूछा जा सकता है। और 2023 में ही फीफा महिला विश्व कप ये 2 देशों में होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और इसका मैस्कॉट भी बताया जा चुका है, शुभंकर तजुनी है, जो कि एक पेंगुइन है। वैसे आप जानते हो अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कि इसका 22वां संस्करण था, ये कतर में हुआ, जिसका मैस्कॉट है लाइब। इसको अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हरा के। और इस साल जो 76 नंबर का संतोष ट्रॉफी हुआ था, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से, इसको कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा के। तो ध्यान रखना ये कुछ पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में रेंगलर ब्रांड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा स्मृति मंधाना को। रेंगलर ये कपड़ों का ब्रांड है, जिसने अभी भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले आपको बता दूं, स्मृति मंधाना ये प्यूमा की, गूवी की, गल्फ ऑयल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, हर्बन लाइफ न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। वैसे अभी आपको याद होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना टेनिस एम्बेसडर बनाया था सानिया मिर्जा को। और स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत और रणवीर सिंह। वैसे अभी महाराष्ट्र सरकार ने किसे अपना मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को। और याद रखना अभी सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था सचिन तेंदुलकर को। वैसे यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए किसे राजदूत बनाया? आयुष्मान खुराना को। अभी जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। तो ध्यान रखना ये नाम भी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्री 2023 का खिताब जीत लिया? तो फिर से आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन। तो रेडबुल के ड्राइवर और नीदरलैंड के रहने वाले मैक्स वर्स्टपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्री को भी जीत लिया है। आपको याद होगा 2 साल पहले हम पढ़ा करते थे ज्यादातर रेस लुइस हैमिल्टन जीतते थे, मर्सिडीज के जो ड्राइवर हैं, और अब तो वो नजर भी नहीं आ रहे हैं। अब तो मैक्स वर्स्टपन का ही जलवा है हर तरफ। पिछले साल भी सबसे ज्यादा रेसेस मैक्स वर्स्टपन ने जीती थी और इस बार भी। वैसे अभी कौन कौन सी रेस हो गई 2023 में आपको रिवाइज कराऊं तो सबसे पहली थी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, खाता ही इन्होंने खुला था आते ही। रेडबुल के ड्राइवर हैं। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री को सर्जियो पेरेज ने जीता, वो भी रेडबुल के हैं। फिर हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, वो मैक्स वर्स्टपन ने जीती। फिर हुई अजरबैजान ग्रैंड प्री, वो सर्जियो पेरेज ने जीती। और फिर हुई मियामी ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। फिर मोनाको ग्रैंड प्री हुई, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, इसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता। और मतलब आप देख सकते हो इस साल 2 ही खिलाड़ी रहे हैं, 2 ही ये ड्राइवर रहे हैं, एक तो सर्जियो पेरेज और मैक्स वर्स्टपन, जिन्होंने कोई खिताब जीते। और सबसे खास बात आप देखो, रेडबुल, दोनों रेडबुल के ड्राइवर है ना, तो जितनी भी अभी तक रेस हुई है वो रेडबुल ने जीती है। बाकी आप जानते हो भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस ये कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। अब हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो आंसर होगा ठाणे। फिर आपसे पूछा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन चुने गए? डेनिस फ्रांसिस। फिर आपसे पूछा तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर आपसे पूछा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया? 5 जून को।
फिर पूछा अभी कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा? सांची। फिर पूछा अभी जून 2023 में आर्कटिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किसने किया? नाटो ने। फिर आपसे पूछा विश्व मौसम विज्ञान संगठन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को। फिर आपसे पूछा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति का दूसरा सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ? फ्रांस में। और फिर पूछा कि पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? जयपुर में। और आखिरी प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, तो प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करना। बाकी आपके लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके तैयार मैं करूंगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि वहां पे जाकर के जितनी बार चाहो आप क्विज लगा सकते हो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में ही, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि दिसंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो आंसर होगा कोसोवो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।